हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 अपना शुरू करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस 2025 और 2026 के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहले फोकस किया गया है कि यूपी स्पेशल का जो पेपर 5 और 6 है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है कि बच्चे परेशान हैं और इसके लिए सोर्स भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम इसी में आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 को शुरू करेंगे, जो कि हमारा जो सोर्स रहेगा वो लक्ष्यभेद श्रेणी के नोट्स हैं। दोस्तों, लक्ष्यभेद कैटेगरी के हमारा मेंस के नोट्स है, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको कहां से मिल सकता है हमारी ग्लैंस एकेडमी टीम से। और साथ ही साथ 4 लेक्चर जो हमने पूरे कंप्लीट किए, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया यूपी स्पेशल का। पहला यूनिट क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उस उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने जो प्राचीन काल का इतिहास था, जिसमें हमने 4 लेक्चर में कवर किया है। कहां पर मिलेगा सर वो लेक्चर? आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर देखोगे, वीडियो सेक्शन में आ जाइए। यहां पर देखिए, ये प्लेलिस्ट में आप आ जाओ सबसे अच्छा, जहां पे यूपी स्पेशल मेंस पेपर 5 और 6 जो 25 के लिए भी है, 26 के लिए भी है। तो देखोगे लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। तो ये 4 लेक्चर मैंने जो है कि कंप्लीटली एंशिएंट हिस्ट्री पर फोकस करके बना दिए, क्योंकि यूपी स्पेशल में बहुत ज्यादा जो है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ना है, इसलिए जितना जरूरी था सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमारा दोस्तों चलेगा सेकेंड टॉपिक, और जो हमारा सेकंड सेक्शन होगा वो हमारा मिडिवल हिस्ट्री का रहेगा। ये हमारे नोट्स की बुकलेट है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम नोट यानी पेपर नंबर 5 और 6 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरीज थी कि सर आपके जो नोट्स हम लोगों ने लिए हैं उसके साथ अगर आप डिक्टेट कराएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा ईजी रहेगा। जैसे अगर हम नोट्स की बात कर ही लेते हैं, तो ये रहा वो नोट्स, ठीक है, ग्लैंस एकेडमी का। और इस तरीके के कुछ हैंड रिटन नोट्स है। ये पेपर 5 है जिसका पूरा सिलेबस चल रहा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पहला लेक्चर हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में अगर देखोगे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरे पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम बेसिस हमने चीजों को पढ़ा। फिर महाजनपद काल को हमने पूरा पढ़ा कि किस तरीके से इसके यूजेस थे। फिर हमने गणराज्य पढ़ा, जो प्रश्न 2024 में आ चुका है मेंस का डायरेक्टली, वो यहीं से हम लोगों ने पूरी शासन प्रणाली को पढ़ा। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में, ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ी मेरे साथ। मौर्य काल को पढ़ा है, मौर्य काल के बाद हमने मौर्योत्तर काल और गुप्त काल को पढ़ा। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मेरे भाई, एक तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न जो स्रोत थे उसकी हम बात कर चुके हैं, और द्वितीय नगरीकरण की हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो मध्यकालीन इतिहास का शुरू होगा। तो ये नोट्स आप हमारे ले सकते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करके। कहां पर कांटेक्ट करना होगा सर? ये रहा वो कांटेक्ट का डिटेल्स जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आ पाता है कि कहाँ से लेना है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, या मैं लिख देता हूँ फिर से, 8527594636। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, तो सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। चलो, अब बिना कुछ लाग लपेट किए हुए, बिना कुछ टाइम गवाए हुए सीधे क्लास पे आ जाओ मेरे भाई। अब बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो देख लो। पहले तो मध्यकालीन इतिहास आज की ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जितना रोल उत्तर प्रदेश का रहा होगा मध्यकालीन इतिहास में वो हम पढ़ेंगे। पहला सेक्शन है दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंश, जिसमें आप देखोगे गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये 5 वंश होते हैं जो आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित होते हैं। इन वंश के दौरान जो भी उत्तर प्रदेश में चाहे राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, कला के रूप में, संस्कृति के रूप में जो भी विकास हुआ होगा, स्थापत्य कला के रूप में, वो सारा आज हम इस पेज में पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में जो भक्ति आंदोलन उस दौरान शुरू हुआ था, उस भक्ति आंदोलन पे जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है, और एक एक पेज के ही नोट्स है, इसलिए क्योंकि इतना ही पर्याप्त है। अगर एग्जाम में आता तो आप इतने में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। फिर हमारा शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी पूरी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री पे ओरिएंटेड है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो क्या लिख रहा है इसमें, दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हुए हैं। अब पांचों वंश के बारे में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, आपने प्रीलिम्स के दौरान बहुत कुछ पढ़ा होगा। इवन कि जब जीएस पेपर 1 को पढ़ रहे होगे आप हिस्ट्री के तौर पे, तो वहां पर भी आप कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ रहे होगे, नो डाउट, उतना तो आपने कवर किया है। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में इन 5 वंश के दौरान क्या क्या जो है कि विशेषताएं देखने को मिलती है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गौरी की अनुपस्थिति में 1192 ईस्वी में मेरठ और बुलंदशहर का विद्रोह शांत करके इस पे कब्जा किया। तो पहला रोल प्ले क्या आ जाता है कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक का रोल प्ले आ जाता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अभी क्या है, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो आपको जानने हैं कि आप उनको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। तो कब इसने भैया 1192 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी जो है कि भारत में नहीं था, तब उस दौरान इसने मेरठ और बुलंदशहर का जो विद्रोह हो रहा था क्षेत्रीय स्तर पे, उसको शांत किया था। यानी उसको शांत करके इसको भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। पहला पॉइंट आपको ये मेंशन करना है। दूसरा, अगर आप देखोगे जो ऐबक का दामाद था, कौन था? इल्तुतमिश को जानते हो? इल्तुतमिश की बेटी रजिया, रजिया फंस गई गुंडों के बीच, रजिया सुल्ताना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, वो जब शासक बनता है उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो आप देख सकते हो कि सर वो बदायूं का था, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। और उसने वहां पर स्थापत्य कला के तौर पे वहां पर भी एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो बदायूं में जब वो गवर्नर के तौर पे शासन कर रहा था, तो उसने अपनी राजनीतिक नीतियां, सामाजिक नीतियों के माध्यम से बदायूं में भी काफी विकास किया और स्थापत्य कला के तौर पे एक जामा मस्जिद का भी वहां पे निर्माण कराया है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे हम यूज करेंगे, तो जब मेरे भाई प्रश्न में डायरेक्टली आपसे इसी तरीके के प्रश्न आएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री का क्या रोल प्ले है, तो भैया ये भी तो एक रोल प्ले है, चाहे शासन के स्तर पे देख लो, चाहे स्थापत्य कला के स्तर पे। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इन्हीं पॉइंट्स में से यूज करके आप आंसर राइटिंग को करेंगे। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जब वास्तविक सुल्तान बना तो सबसे पहले उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के। तो क्या वो सिक्के केवल और केवल दिल्ली में चल रहे थे? नहीं, वो सिक्के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी चल रहे थे, बदायूं जैसे क्षेत्र में भी चल रहे थे। यानी सिक्कों की कला का भी विकास यहां पर, अरबी सिक्कों का विकास भी देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, तुर्कान चहलगानी की स्थापना और बदायूं में जामा मस्जिद निर्मित की। इसके अभियान श्रृंखला में दिल्ली से बदायूं, अवध, बनारस, शिवालिक पर नियंत्रण का दावा मिलता है। अर्थात इल्तुतमिश ने जब अपना अभियान शुरू किया दिल्ली में सल्तनत संभालने के बाद, तो दिल्ली से जब वो निकला, बदायूं, अवध, बनारस, शिवालिक, इन सभी चीजों पे जो है कि उसका नियंत्रण देखने को मिलता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब जरा बलबन की बात कर लेते हैं। देखो बलबन ने कुछ खास तो जो है कि उत्तर प्रदेश में किया नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि मिडिवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन की डिमांड नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं इस सेक्शन को छोड़ देता तो बहुत सारे बच्चे कहते कि सर आपने इस वाले पॉइंट को नहीं कवर किया। बलबन का सिंपल राजत्व सिद्धांत जो लॉ और रक्त की नीति थी, नौरोज उत्सव शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक ने हाँ थोड़ा बहुत काम किया, जैसे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। तो एक पॉइंट ये भी बन गया कि भैया उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर शहर है, जिसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की? एफएसटी। एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी याद में? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इन्होंने किया। और साथ ही साथ इसी एफएसटी के द्वारा जो अशोक के स्तंभ लेख थे, जो मेरठ के थे, उसको कहां ले जाया गया? वो दिल्ली ले गया उसको। इसको कहां पर ले गया? दिल्ली ले गया। तो ये भी घटनाएं इंपॉर्टेंट है कि अशोक का जो एक महत्वपूर्ण अभिलेख था, मेरठ अभिलेख, ठीक है, मेरठ और टोपरा का था ना, याद होगा, तो उसको वो कहां ले जाता है? दिल्ली में ले जाता है। तो ये आपने 3-4 पॉइंट में इतनी कहानी बता दी कि सर हम क्या क्या चीजें उसमें मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, क्या क्या आप उन चीजों को लिख सकते हो। क्लियर? एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद मलिक सरवर जो कि एक किन्नर था, ठीक है, इसने विद्रोह करके सर की सल्तनत जौनपुर में स्वतंत्र रूप से स्थापित की। अर्थात इसने तुगलक वंश के विरोध में, जब फिरोज शाह तुगलक जो है कि मर जाता है, तो उसका तुगलक सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और फिर मलिक सरवर ने जौनपुर में जो है कि एक सरकी वंश की स्थापना की। और ये वही सरकी वंश है दोस्तों, जिस सरकी वंश ने जौनपुर को काफी कुछ योगदान दिया, जैसे झजरी मस्जिद बनी, अटाला मस्जिद बनी, पूर्व का सिराज बना। यानी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये मुगल वंश का ही, मतलब मध्यकालीन भारत में इस दौरान जब ये घटना घटित हो रही थी, तो इसमें उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं स्थापत्य कला में मस्जिद कला को जो है कि बढ़ावा दिया। अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद, साहित्य और शिक्षा के विकास में जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। तो ये बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। वो ऐसे
आपसे नहीं पूछेगा कि सरकी राजवंश में उत्तर प्रदेश का विकास, अगर पूछता है तो हम लोग उसको भी डील कर लेंगे। अगर वो डायरेक्टली पूछता है मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, तो यही 5-6 बिंदु इस तरीके से आपको लिख देने कि भैया फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर स्थापित किया, फिर बता सकते हो कि इल्तुतमिश ने जो है कि तांबे और चांदी के जो सिक्के चलाए, जो भी अरबी सिक्के, फिर जामा मस्जिद का नियंत्रण किया, और कुतुबुद्दीन ने कैसे जो है कि बुलंदशहर और मेरठ पे जो है कि नियंत्रण किया। तो ये सभी चीजें आप विस्तार से वहां पर बताओगे, बहुत सभी चीजें आप जो है कि लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? आना तो चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज को बहुत अच्छे से डिक्टेट करूं, लेकिन आपके दिमाग में बस एक क्वेरीज हो रही होगी कि सर हम किताब पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, हम नोट्स की क्लास देख रहे हैं तो वहां पे बहुत संकुचित आ रहा है। इसका अंतर यह है कि आपको बुक खुद पढ़नी है जिसमें पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है, लेकिन इसका जो क्रक्स है, ना, जो आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, वो अगर आप इस नोट्स को फॉलो कर रहे हो तो उसको डिक्टेट कराना ही मेरा काम है कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। क्योंकि 125 शब्दों में यार क्या कहानी लिख के आओगे एग्जाम में? पॉइंट अगर आपके फिंगर टिप पे नहीं रटे हुए मध्यकालीन भारत के कुछ शासकों के बारे में आप नहीं जानते कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किया, तो आप नहीं लिख पाओगे ना उसको, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इन चीजों को ही आपको समराइज करना मेरा काम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बुक के बाद लक्ष्य भेद नोट्स के साथ कैसे हम यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। अब जैसे मलिक सरवर ने क्या किया, इसके बाद जब इब्राहिम शाह के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य, व्यापार आदि में विशेष प्रगति हुई, और इसे सिराज हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। किसके समय में? आखिर शासक भले बदल गया लेकिन वंश आपका सरकी ही था, और वो भी कौन सा शासक था? इब्राहिम शाह सरकी। कौन था? इब्राहिम शाह सरकी। तो इसका नाम आपको याद रख लेना है कि इब्राहिम शाह सरकी के दौरान ही इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अच्छा, सिराज क्यों कहते हैं? सिराज जो है कि ईरान का एक प्रसिद्ध नगर है जहां पे शिक्षा और साहित्य का उचित विकास हुआ। इसी आधार पे उत्तर प्रदेश के जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो ये सारी चीजें जो है कि दोस्तों आपको समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी? ये सारी चीजें। आगे बहलोल लोदी ने भी कुछ किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया। बहलोल लोदी ने सरकी सत्ता को समाप्त करके जौनपुर को क्या किया? दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। तो ये भी एक पॉइंट आप डील कर सकते हो कि 1484 में जो बहलोल लोदी था, इसने क्या किया कि जौनपुर के स्वतंत्र शासन को समाप्त करके इसको दिल्ली में शामिल कर लिया फिर से। और उसके बाद सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में, किसने? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, जिस आगरा में आज ताजमहल और लाल किले की पद्धति आप देखते हो, साथ ही साथ आगरा में चार बाग पद्धति को भी आप देखते हो। तो इस आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो आगरा का भी जो है कि राजधानी के तौर पर जो विकास देखने को मिलता है वो भी इसी समय से मिलता है। ठीक, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई। और आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं सर। इब्राहिम लोदी 1500, सुप्रसिद्ध कवि सूफी पद्मावत के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने भी जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की। और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठता है। तो ये पूरा एक कार्यकाल हो गया। अब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो गुलाम वंश से सर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, आप इसको जो है कि फिगर आउट भी कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के दौरान यूपी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो आप इसको फिगर आउट करके जो है कि गुलाम वंश का हेडिंग करके अपना लिख सकते हो कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि 1192 में क्या किया? बुलंदशहर और मेरठ पे जो है कि कब्जा किया। इसके बाद इल्तुतमिश की बात करेंगे सर, तो इल्तुतमिश जो है वो शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था, जामा मस्जिद का निर्माण किया। जब वो शासक बना तो उसने बनारस, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों पे जो है कि क्या किया? कब्जा किया कहीं ना कहीं। तीसरा अगर हम बात करेंगे सर, तो इसमें आप फिरोज शाह तुगलक का जिक्र कर सकते हो। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र कर सकते हो जिसने कुछ फिरोजाबाद जैसे शहरों को बनवाया, जौनपुर शहर की स्थापना की, नहरों का निर्माण करवाया। अब जितना भी आपने प्रीलिम्स में फैक्ट पढ़ा है वो इसमें इंक्लूड करते जाओ। ठीक, तो यहाँ पे जौनपुर नगर को स्थापित किया। आगे अगर बात करोगे आप तो यहीं पे सरकी वंश को बता दो। किसको बता दो? सरकी वंश को, कि सर सरकी वंश के दौरान जो मलिक मोहम्मद
क्या नाम है इनका, मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इब्राहिम शाह के दौरान इसको पूर्व का सिराज कहा गया, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा, साहित्य, इन सभी चीजों का बेहतर विकास हुआ। अटाला मस्जिद, झज्जर मस्जिद, इन सभी चीजों का विकास हुआ, जिसने स्थापत्य कला में जो है कि एक नया रुख दिया। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो कह सकते हो कि बहलोल लोदी ने जो है कि इसको क्या किया, बहलोल लोदी ने, लेदी हो गया ये तो, ठीक है, बहलोल लोदी ने क्या किया कि इसको दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, जौनपुर को। इसके बाद सिकंदर लोदी का जिक्र कर दो कि सर सिकंदर लोदी ने क्या किया, तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, फ्रेमिंग होनी चाहिए, पॉइंट वाइज चीजों को पता होना चाहिए। हालांकि ये गुलाम वंश ही नहीं, ये हम लोग लोधी वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं, तुगलक वंश भी इसमें जिक्र कर लिया। तो ये एक आपका टॉपिक कवर हुआ कि अगर अब यहां से कोई प्रश्न ऐसा पूछ ले कि आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उस दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली, वो चीजें। सेकंड टॉपिक जो आपका प्रश्न बनेगा, जो आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इस बार अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि भक्ति आंदोलन पे अगर हम यहां पे चर्चा करेंगे तो प्रश्न देखने को मिलेगा। चलो शुरू करें अब इस टॉपिक पे। देखो मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, उत्तर प्रदेश में जितना महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सभी एक जगह आपको मिल जाए, ये ज्यादा बेस्ट है। वरना क्या है, आप जितने भी किताबें पढ़ रहोगे ईमानदारी से देख लेना, किसी भी किताब में इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और नहीं लिखा है। वो अगर लिखा है तो कहानी बनाने के लिए लिखा गया, ताकि आपको किताब पढ़ने में बोरियत ना हो। लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, जो ऑलरेडी एक सिनॉप्सिस और एक शॉर्ट फॉर्म में है, जिसको आप पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम हॉल तक जा सकते हो लिखने के लिए। तो ये चीजें आपको इसी तरीके से समझनी होगी। बाकी पूरी कहानी समझने के लिए जब मैंने 2025 मेंस स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। YouTube पर जो है कि हमने जो वीडियो बनाई है, या फिर आप इस लक्ष्यभेद नोट्स की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कि लक्ष्यभेद नोट्स जो सर हैं आपके, उसका हम कैसे प्रयोग करें, तो जब यहां पर आप आओगे, वीडियो के सेक्शन में आ जाओ चाहे तो यहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो 10 दिन पहले मैंने डाली थी कि लक्ष्यभेद नोट्स का हम प्रयोग कैसे करें। इस वीडियो को आप देख सकते हो, या फिर आप 2025 के मेंस की तैयारी कैसे करें, नोट्स और स्ट्रेटजी इसमें पूरी तरीके से देख सकते हो अगर आप 25 की कर रहे हो तो, या फिर 26 का कैसे करना है तो 26 की भी ये देख सकते हो। ये वीडियोस आप अगर देखते हो तो यहां पे आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे इसका प्रयोग करना है। चलो भाई, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें, वैसे तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शाखा का विकास होता है भक्ति आंदोलन का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है कि भक्ति आंदोलन, या यूं कहे कि उत्तर भारत में जो है कि भक्ति आंदोलन कुछ समय बाद जो है कि सामान्यतः विकसित हुआ। वैसे देखा है तो 7वीं 8वीं सदी में जो है कि दक्षिण भारत में विकास हो चुका था, लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद जो है कि उत्तर भारत में इसका विकास हुआ, जिसमें शंकराचार्य का योगदान था, रामानंद का योगदान था, रामानुज का भी योगदान था, काफी लोगों का योगदान इसमें रहा था। चलो अब यहां पे हमें देखना है कि भैया भक्ति आंदोलन की बात हो रही है, हम यहाँ पे सूफी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को बहुत डिटेल में मैंने जो है कि पढ़ा रखा है। कहां पे, मतलब नोट्स में मैंने लिख रखा है। सूफी आंदोलन की बात करते हैं और भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। ये दोनों ही आपको कहां पे मिल जाएगा सर, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में मिल जाएगा। यहां पर ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, क्योंकि हमने पूरी 13 बुकलेट्स बनाई है और 13 बुकलेट्स में सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर किए गए हैं। चलो भाई टॉपिक पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर भक्ति आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में किन किन प्रकार की भक्ति हुई। कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा था, कोई राम भक्ति कर रहा था, कोई विष्णु की भक्ति कर रहा था, कोई शिव की भक्ति कर रहा था। तो भक्ति एक तो ये हो रही थी। दूसरा, आपको यहाँ के कुछ संतों के नाम पता होने चाहिए और प्लस संतों की जो मुख्य विचारधारा थी इसका पता होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
आइए देखते हैं हम लोग। देखो जो मैं बता रहा था आपको कि भक्ति आंदोलन साहित्य आंदोलन के कहा है, देखो ये ग्लैंस एकेडमी का, ये आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में जब आप यहाँ पे आओगे, जैसे मैंने एंशिएंट जब मैं पढ़ा रहा था यूपी का, तो मैंने आपको कहा था ना बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल कर रखा है, ये रहा बौद्ध धर्म और उनके साहित्य। तो ये आर्ट एंड कल्चर वाली बुकलेट में आपको मिलेगा, जहाँ पे पूरी बौद्ध धर्म की घटनाएं क्या हैं, शिक्षाएं क्या हैं, दर्शन क्या हैं, प्लस इसमें जो है कि जो अष्ट महास्थान है उनके बारे में जो चर्चा हमें करनी थी, या फिर हीनयान महायान के बारे में जो प्रश्न है, बौद्ध साहित्य जिसको मैं कह रहा था ना आपसे कि बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक भिन्न पिटक ये सब लिख सकते हो, और भी फिर जैन धर्म के साहित्य, इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पूरे देखो, अलग अलग पॉइंट में पूरा डिटेल से मैंने लिखा है ये सारी चीजें। बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता असमानता क्या क्या है। इसके बाद मध्यकालीन साहित्य, आज हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं, लेकिन साहित्य को मैंने स्पेशली लिटरेचर वाले पॉइंट में कवर किया जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो वहां से आप इनको पढ़ सकते हो आराम से कि कौन कौन सी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ खास जानकारी में नहीं था, इसलिए इसको यहां पर मैंने कवर किया है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था मुगल काल के साहित्य हैं, ये भक्ति आंदोलन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी स्पेशल का। लेकिन भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो अभी हम इसको भी यहाँ पे कवर कर लेंगे, पहले हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। देखो भक्ति आंदोलन में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संतों के नाम बता दिए, जैसे रामानंद जो कि प्रयागराज से थे, यूपी के अंतर्गत हो गए, कबीर जो कि काशी से थे, मगहर में जाके मरते लेकिन काशी में पैदा होते हैं, सूरदास जो आगरा मथुरा के क्षेत्र में रहते हैं, और वल्लभाचार्य काशी से संबंधित है, तुलसीदास बांदा से, रैदास काशी से, मलुकदास प्रयागराज से। और भी ऐसे संत होंगे, ऐसा नहीं कि केवल यही संत है, और भी संतों के आप नाम लिख सकते हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, आपके मीराबाई जी हो गई, तो ये भी संतों के नाम श्रेणी में है, ये भी नाम लिख सकते हो। लेकिन जरूरी है कि 8 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न, तो आप इतने कोई डिटेल कर दो। अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत की जो सबसे प्रगतिशील धारा थी, ये भक्ति आंदोलन ही थी, जो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने शुरू की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अलवार जो कि भगवान विष्णु को मानते थे, नैनार जो कि शिव को मानते थे। किसको मानते थे? नैनार शिव को मानते थे, और अलवार आपके भगवान विष्णु को मानते थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न संतों ने इसे तार्किक आधार दिया सॉरी, और जाति धर्म भाषा संस्कृति साहित्य सबको प्रभावित किया। यानी इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, साहित्य को बढ़ावा दिया, साहित्य के साथ साथ धर्म के बारे में बात की कि धर्म कैसा होना चाहिए, भाषा संस्कृति सभी पर इन्होंने बल दिया। फिर रामानंद के शिष्यों में सभी जाति के लोग थे। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कोट कर सकते हो कि भक्ति आंदोलन में जो हमारे प्रमुख संत हुआ करते थे वो जाति धर्म को नहीं मानते थे। उनमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, सभी धर्म के लोग थे और हर जाति के थे। जैसे धन्ना जाट जाति के थे, रैदास चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा जाति के थे। तो केवल अगर ये संत ये सोचते कि केवल हमें किसी एक वर्ग विशेष को हमें ध्यान देना है, बस हम इस वर्ग विशेष पे बल करेंगे, तो शायद वो इतने महान संत नहीं होते जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये इनकी विशेषता थी। अब यहां से क्या किया मैंने, कुछ संतों के बारे में यहां से डिटेल कर दिया। जैसे रामानंद के बारे में बात करेंगे तो ये रामानुज के शिष्य थे। उपदेश की भाषा इनकी क्या थी? हिंदी थी। भाई उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उपदेश आप हिंदी में दोगे तभी आपका काम बनेगा। एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया? एकेश्वरवाद पर बल दिया। अब एकेश्वरवाद का जो मतलब होता है वो होता है एक शक्ति, यानी एक ईश्वरीय शक्ति को मानना। एक ईश्वरीय शक्ति को मानना। हमारे यहाँ क्या 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इस वजह से कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई भगवान शिव की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, सबके अलग अलग देवी देवता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे थे एकेश्वरवाद पर बल दो, और इन्होंने विष्णु की जगह राम भक्ति को आरंभ किया। यानी ये राम भक्त के पथ थे, ये राम भक्ति को मानने वाले थे, विष्णु भक्ति को नहीं मानने वाले थे। तो ये आप लिख सकते हो, 4 बातें इनके बारे में लिख दो, एग्जाम में काम हो गया आपका। फिर कबीर के बारे में, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी मैंने मिडिवल हिस्ट्री से भी कनेक्ट किया इसको। एकेश्वरवाद पर इन्होंने भी बल दिया। अब केवल एकेश्वरवाद ही बार बार मत लिखो, कुछ और नए बिंदु दे दो। आखंड पाखंड आडंबर पाखंड मूर्तिवाद का विरोध दिया, और उनके दोहे और उपदेश बीजक में संकलित है। तो क्या कहते हो, रामानंद ने क्या जो है कि पाखंड और मूर्तिवाद का समर्थन किया होगा? नहीं किया होगा ना। लेकिन मैं इस बिंदु को चाहता तो यहां लिख देता, चाहे यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, 2-2 बार रिपीटेंस नहीं हो रहा है, मैंने अलग अलग बिंदु को बढ़ाने का प्रयास किया। रैदास की बात करें तो इन्होंने बाह्य आडंबर जातिवाद अवतारवाद का विरोध किया। किसका? अवतारवाद का विरोध किया। एकेश्वर निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखी और रायदासी संप्रदाय स्थापित किया। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बीएचयू से जो पढ़े हुए छात्र हैं उनके पीछे सीर करैया एक गांव है, सीर गोवर्धनपुर जिसे कहा जाता है, वहां पे सब पूरे ज्यादातर यादव बस्ती ज्यादा थी, वहीं पर इनका जन्म स्थान है और वहीं पे इनका मंदिर भी है। ठीक है।
फिर तुलसीदास की बात करेंगे तो ये अकबर के समकालीन थे, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की अवधी भाषा में, राम भक्ति के ये भी जो है कि गुणगान करते थे। वल्लभाचार्य जो कि शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे, विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, सुबोधनी सिद्धांत रस अणु भाष्य की भी इन्होंने रचना की, और ये वही वल्लभाचार्य जो आपके काशी में जन्मे थे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश ने भी काफी कुछ भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया है। सूरदास की बात करें तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, कृष्ण भक्ति पर बल दिया, ब्रज भाषा में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना की। अब इतने पॉइंट को आप अगर डिटेल में लिख देते हो तो ये आपका उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भक्ति आंदोलन का बिंदु कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और पहलू पे प्रश्न बन सकता है, वो पहलू क्या होगा कि सर भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, भक्ति आंदोलन ने किस तरीके से समाज को प्रभावित किया। तो ये उत्तर प्रदेश हो या कहीं पर भी आपको पढ़ना तो उसी पर्सपेक्टिव से पड़ेगा। तो चलो हम उसको भी आपको अलग पॉइंट पे पढ़ाते हैं, अलग नोट्स में, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जो हमने उस नोट्स में कवर किया। इसको मैं यहां पर आपको पढ़ाता हूं। इसको देखो, भक्ति आंदोलन के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो भक्ति आंदोलन और साहित्य, तो हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या था भक्ति आंदोलन का। उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार और समाज में सुधार करना, इस्लाम और हिंदू धर्म के मध्य समन्वय को स्थापित करना। क्या करना था कि किस तरीके से हम हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, क्योंकि जिस समय पैदा हो रहा है ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में, उस समय मध्यकालीन भारत का इतिहास चला, उस समय मुगल और दिल्ली सल्तनत का युग चल रहा था। दिल्ली सल्तनत खत्म हो रही थी और मुगल काल जो है कि शुरू हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम शासकों का यहाँ पे बाहुबल था, इस्लाम का बाहुबल था, लेकिन जो यहाँ पहले के हिंदू समाज थे उनके बीच में टकराव ना पैदा हो, बल्कि एक समन्वय बना होना चाहिए कि शासक कोई भी हो, हम दोनों भाई भाई हैं, हमें रहना इसी दुनिया में, इसी समाज में, इसी गांव में, इसी शहर में रहना है। शासक आएंगे जाएंगे, उनको आने जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपसी समन्वय बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। अब बात करेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषता, क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जो भक्ति आंदोलन की विशेषता के तौर पर आप जानते हो। भक्ति आंदोलन का योगदान भी आप इसे कह सकते हो, जैसे जाति पाति ऊंच नीच की भावना पर इन्होंने चोट की, यानी ये जाति पात को नहीं मानते थे, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, ये किसी को नहीं मानते थे, सबको एक समान मानते थे। और इन्होंने ऊंच नीच की भावना पर भी चोट की कि भगवान जब इस तरीके का विभाजन नहीं करता तो आप समाज की बनाई व्यवस्था को क्यों जो है कि चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, यह भी इनका योगदान रहा। लोक भाषा में उपदेश देना, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना कि इन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लोक भाषा एक तरीके से क्या थी, वैसे तो रीजनल लेवल पे अलग अलग, पूर्वांचल में भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ब्रजी हो गई, ये सब थी, लेकिन फिर भी हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो सभी लोग समझ पा रहे थे, तो इसमें दिया। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास किया सबने, जैसे सूरदास ने सूर सारावली लिखी, साहित्य लहरी लिखी, ब्रज भाषा में लिखा, तो कहीं ना कहीं वहां की भाषा का विकास हुआ। कबीर ने अपने दोहे बीजक वगैरह में संकलित किए, तो इन्होंने कुछ पूर्वांचल की भाषा का विकास किया। तो सबने अपने अपने स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का विकास किया। ईश्वर की सर्वोच्चता और एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी ईश्वर ही सर्वोच्च शक्ति ये तो मानते थे, लेकिन वो ईश्वर एक होगा, एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। फिर संत समाज में विभिन्न से शामिल होते लोग, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न समुदाय से लोग शामिल हो रहे थे जो, तो उदाहरण में जैसे महिलाएं हो गई, निम्न जाति के लोग हो गए, ये सभी लोग भक्ति आंदोलन में जुड़ने लगे। इन लोगों को सामान्यतः जो है कि पूजा पाठ से दूर रखा गया था प्राचीन वैदिक व्यवस्थाओं से, तो अब इनका भी जो है कि इसमें जुड़ाव होने लगा। कई संतों द्वारा मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। अब कई संतों में आप नाम लिख दो, यहाँ पे रामानुज का नाम लिख सकते हो, रामानंद का नाम लिख सकते हो, कबीर का नाम लिख सकते हो, रैदास का नाम लिख सकते हो, कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका विरोध किया। निर्गुण भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और गुरु शिष्य परंपरा पर बल दिया, संगीत पर बल दिया, जिससे विभिन्न संगीत शैलियों का विकास हुआ, जैसे कर्नाटक शैली हो गई, हिंदुस्तानी शैली होगी, लोकगीत की शैली हो गई। तो ये सभी चीजों का इसमें विकास देखने को मिलता है। तो आप इसको विशेषता भी कह सकते हो, आप इसको भक्ति आंदोलन के योगदान भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। मूर्ति कला और चित्रकला का भी विकास हुआ, स्थापत्य कला को प्रोत्साहन मिला, भाषा साहित्य का विकास, जैसे कबीरदास का हिंदवी भाषा, गुरु नानक का पंजाबी भाषा, राम भक्ति की धारा अवधी भाषा, कृष्ण भक्ति की धारा जो है कि ब्रज भाषा और गुजराती, गुजरात में द्वारका है ना, तो वहां पर भी कृष्ण भक्ति थी, और ब्रज अपना मथुरा वाला है ही, मथुरा वृंदावन, तो यहाँ पर भी कृष्ण भक्ति का विकास हुआ। फिर भक्ति साहित्य वगैरह जो लिखे गए, ये भक्ति साहित्य का योगदान, ये वही चीजें। प्रमुख भक्ति साहित्य जैसे कि तुलसीदास के, रविदास के, सूरदास के, कबीर के, और इधर आप
मीराबाई का, वल्लभाचार्य का, चैतन्य महाप्रभु का, इन सब का जो है कि आप जिक्र कर लोगे तो पूरा एक कंप्लीट मेरे भाई भक्ति आंदोलन का नोट्स तैयार हो गया और पूरा एक क्वेश्चन। अब जरा मुझे बताओ प्रश्न क्या बनेगा। मान लो प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन का प्रमुख योगदान क्या है, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन का योगदान क्या रहा। मतलब प्रश्न तो वही बन गया, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संतों के नाम बताइए भक्ति आंदोलन में और उनका जो है कि सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान रहा। तो योगदान जो मैंने अभी बताया वो लिख दो और जो संतों के नाम मैंने बताए हैं 5-6 उनको लिख के उनकी कुछ रचनाएं भी आप लिख सकते हो। तो क्या इससे बाहर कुछ जाएगा? इंट्रो कंक्लूजन आपको बना लेना है, कुछ बाहर जाएगा क्या? कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मेंस की तैयारी कर रहे हो 2025 की, 2026 की, स्पेशली 2025 की, तो 4 महीने का समय है। 4 महीने बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना होता है। इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग जगह के सोर्सेस को पढ़ो। कोई एक सोर्स फॉलो कर लो, चाहे अपनी बुक फॉलो करो, चाहे अपने नोट्स फॉलो करो, चाहे हमारे लक्ष्य भेद के नोट्स फॉलो करो, लेकिन फॉलो करना शुरू कर दो, अदरवाइज समय आपका निकलता जा रहा है। और फिर बाद में होत का पछता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। ठीक, तो खेत मत चुगने दो, चिड़िया को पकड़ लो जल्दी से। चलो मेरे भाई, चलो दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है मुगल काल, इसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तब जाके आपकी एक यूनिट कंप्लीट होगी, वो भी तब भी नहीं होगी पूरी एक यूनिट, लेकिन अभी तो उसमें साहित्य बचा है, संस्कृति बची, तमाम चीजें बची हुई हैं, तो वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन 144 पेज में है दोस्तों पूरी की पूरी पीडीएफ। 144 नहीं 137 पेज होगी, इसमें तो कुछ सिलेबस वगैरह भी है। मान के चलो कि हम लोग 20 से 25 दिन में इसको पूरा कवर करने का टारगेट पूरा रख रहे हैं। ठीक है, नहीं 25 दिन में होगा तो 30 दिन में होगा जरूर। ठीक है, तो लगे रहोगे, अगर लगातार क्लास से बने रहोगे तो जो नोट्स आपने इसको परचेस किए होंगे ना हमारी टीम से कांटेक्ट करके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर इसका यूज कैसे करना है। केवल अभी तक क्या था, आप रटते जा रहे थे, लेकिन सिनॉप्सिस अब अपनी बना पाओगे, अपने फॉर्म में जो है कि अपने हैंड राइटिंग में आप लिख सकोगे, अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाओगे। ये सब चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। चलो देखते हैं हम लोग मुगल काल के बारे में बात करें। ठीक है, अब मुगल काल के बारे में अगर हम बात करते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है मेरे दोस्त, इसी को अंगूठा नहीं दिखाना है, लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुगल काल में अगर आप देखोगे तो बाबर ने पानीपत युद्ध जीतकर 1526 ईस्वी में स्थापना की और इसके पश्चात बाबर ने आगरा को ही राजधानी बनाया। यानी मुगल वंश ने भी अपनी शुरुआत कहां से की? आगरा से की। ये वही आगरा जिसे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसको स्थापित किया और वहां पे अपनी राजधानी बनाई। लेकिन जब इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर पानीपत के युद्ध में दिल्ली पर शासन करता है तो अपनी राजधानी वो कहाँ बनाता है? तो आगरा को बनाता है। यानी मुगल काल का भी अगर हम प्रारंभिक फेज देखें तो आगरा से ही शुरू होता है, जो हमारे यूपी से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। फिर आगरा के पास राणा सांगा के साथ इन्होंने क्या लड़ा? एक खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध लड़के जो है कि राणा सांगा को पराजित किया और इसमें ही इसने जिहाद का नारा दिया। किसमें? तो कह सकते हो भाई यूपी के अंतर्गत जो आगरा के नजदीक जो खानवा क्षेत्र है वहां पे जब युद्ध लड़ा राणा सांगा से, तो वहीं पर इसने जो है कि क्या नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। क्योंकि राणा सांगा के बारे में ये माना जाता था कि ये राजपूतों की सबसे महत्वपूर्ण सेना है और जो मंगोल सेना थी, इवन कि मतलब बाबर की जो सेना थी वो डरती थी इसके बारे में, जो इतिहास जैसे इसका सुनाया, चर्चा इसकी सुनी थी। तो बाबर ने क्या सोचा कि इनको अगर मैं धार्मिक कारणों से अगर मैं प्रोत्साहित करूंगा तो शायद ये जो है कि पूरी ताकत लगा देंगे। इन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है, खुदा के हम बंदे हैं, हमें जिहादियों के खिलाफ लड़ना होगा और हम जिहाद लड़ने जा रहे हैं, न कि हम सत्ता हासिल करने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज के वर्तमान जो हमारे नेता लोग हैं वो हमें आपस में लड़ाते हैं कि कहीं इस्लाम खतरे में है तो कहीं हिंदू खतरे में है, सनातनी खतरे में है तो कहीं इस्लाम खतरे में है, और हम जैसी बेवकूफ जनता जो है कि आपस में लड़ती रहती है। तो ठीक वही काम बाबर ने किया, अपनी सेना में ऊर्जा भरी और ऊर्जा भरने के बाद राणा सांगा जैसा महान नेतृत्वकर्ता, महान सेना नायक को जो है कि उन्होंने परास्त कर दिया। तो धर्म के नाम पे जब युद्ध छिड़ा जाता है ना तो बड़े से बड़े सूरवीर भी कम पड़ जाते हैं, कायर हो जाते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो जिहाद का नारा दिया। तो ये सारा खेल कहां हो रहा है मेरे भाई? ये सारा खेल सर आगरा में हो रहा है, आगरा के पास के क्षेत्रों में। तो आगरा कहां पे है? यूपी। तो मिडिवल हिस्ट्री में जो मुगल काल है उसकी भी शुरुआत का एक अच्छा दौर था ये। फिर बात करेंगे यहां पर, यहीं पर इसने गाजी की उपाधि ली। दिसंबर 1530 में हुमायूं का भी आगरा में ही राज्याभिषेक हुआ। तो आगरा एक छोटी मोटी जगह नहीं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री रही इसकी। शेरशाह सूरी से जो चौसा की लड़ाई हुई 1539 में और कन्नौज की जो लड़ाई हुई 1540 में, जहां से सूरी वंश यानी अफगानी शासन की स्थापना पड़ी। तो मेरे भाई 1540 में कहां पे लड़ाई होती है?
कन्नौज। याद करो ये वही कन्नौज है जहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष आपने प्राचीन भारत में पढ़ा था, तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। और इसी कन्नौज में जीतने के बाद सूरी वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? सूरी वंश की स्थापना, जो कि कैसा शासन था? अफगानी शासक था एक तरीके से, ठीक है। एक तो लोधी वंश वाले अफगानी थे और एक सूरी वंश वाले अफगानी थे। दूसरा जो है कि अहमद शाह अब्दाली आएगा जो पानीपत के तीसरे युद्ध में, वो भी अफगानी रहेगा। तो इस तरीके से अफगानों का भी इस पे कब्जा रहा। ठीक इसी प्रकार से शेरशाह सूरी के लिए कालिंजर का किला, जो कि बांदा में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। कालिंजर का किला अगर आप देखोगे तो 1545 में कालिंजर के किले में जो है कि, या कालिंजर अभियान कह सकते हो, ठीक है, कालिंजर अभियान में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की क्या हो जाती है मेरे भाई? मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप लिख सकते हो। और 1555 में आगरा में पुनः इसका हुमायूं का क्या होता है? 1555 में आगरा में हुमायूं का पुनः राज सिंहासन होता है, या फिर राज्याभिषेक होता है हुमायूं का दोबारा। हुमायूं दोबारा शासक बन जाता है सल्तनत काल में। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं आपके यूपी में ही हो रही हैं। और यूपी से समय जब आपको फैक्ट पूछेंगे तो आपको इसी तरीके से फ्रेमिंग करके लिखना है। आगे देखते हैं, अगर हम अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने भी पानीपत द्वितीय में 1526 में हेमू, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, हिंदू शासक था, इसको हराया। और अकबर ने आगरा किला और इलाहाबाद किले को बनवाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एक और पॉइंट इसको अपनी भाषा में अगर थोड़ी सी भी आपने समझ विकसित कर ली होगी मेंस अप्रोच से, तो आप लिख सकते हो कि सर अकबर ने स्थापत्य कला का विकास किया। और जिसमें क्या विकास किया? इसने आगरा किला और कौन सा किला? इलाहाबाद का किला, इन दोनों का विकास किया। आगरा किला और इलाहाबाद का किला। अब यहीं पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दो कि आगरा किले को यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। आगरा किले को यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। हालांकि ताजमहल भी यूनेस्को की लिस्ट में है, फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को की लिस्ट में है। लेकिन आप यहां से एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते हो, जब एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करते हो चलते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। आगे अकबर के नौरत्नों में जो बीरबल और टोडरमल थे, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से थे। हालांकि टोडरमल तो शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहता था, लेकिन जब्ती पद्धति, दसाला पद्धति वगैरह ये सब चीजें रहेंगी। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, अकबर ने ही आगरा में सुलह कुल की नीति अपनाई और 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना मुख्य रूप से क्या था? जहां पे विभिन्न धर्मों के लोग आकर बैठते थे, अलग अलग धर्मों के लोगों से विचार विमर्श करता था, वाद संवाद करता था, और ये जानने का प्रयास करता था कि असल में धार्मिक चीजें क्या होती, मतलब धार्मिकता क्या है, ये चीजें। और साथ ही साथ इसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई आगरा में, जहां से हिंदू और मुसलमान या अन्य धर्मों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जा सके। सुलह ए कुल, इस तरीके की चीजें इसने शुरू की थी। और आपको मुगल काल में मेरे भाई बस यही सब चीजें तो लिखनी है। बाकी मुगल काल का जब आप आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहां पर वो सारी चीजें मैंने कवर कर रखी कि यूपी में कौन कौन से इन्होंने स्मारक बनवाया। ताजमहल की बात करें, या फिर जो है कि आपके आगरे के किले की बात करें, इलाहाबाद के किले की बात करें, या फतेहपुर सीकरी में जो आपका जामा मस्जिद हो गई, बुलंद दरवाजा हो गया, जो और भी पंचमहल वगैरह जो देखने को मिलते हैं, शीश महल, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई कि किस तरीके से मेहराब, छतरी, ये सब चीजों का, झरोखा, इन सब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर इस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो कहीं ना कहीं बेहतर नंबर मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, 1582 में इसने दीन इलाही की शुरुआत की, जिसमें शुरुआत की और जो दैवीय एकेश्वरवाद पर आधारित है, एक ईश्वर पर आधारित है, ये भी एकेश्वरवाद पर ही बल देता था अकबर। और अकबर का जो मकबरा है मेरे भाई वो सिकंदरा में है। कहां पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में, जो कहां पर आता है? आगरा के ही क्षेत्र में आता है, लेकिन आगरा से थोड़ी सी दूरी पर है। तो यहां पर आप कह सकते हो जो आगरा का जो आउटर एरिया है। जहांगीर की बात करेंगे तो आगरा किले में इसने न्याय की जंजीर लगाई थी, अर्थात इसने प्रशासन पे जो है कि काम किया। किसने काम किया? प्रशासन पर। तो न्याय की जंजीर भी इसने लगाई थी। न्याय जंजीर कहां पे लगाई थी सर इसने? तो ये लगाई थी सर आपके आगरा किले में। कहां पर? आगरा किले में लगाई थी। प्रशासन पर भी इसने काम किया है जहांगीर ने। फिर इसी तरीके से
आगरा किले में और श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज भी नियुक्त किया। जहांगीर के एक पुत्र खुसरो की हत्या दूसरा पुत्र जो खुर्रम था शाहजहां ने कर दी। और खुसरो का मकबरा कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये खुसरो जो मकबरा वो काफी फेमस माना जाता है, वहां पे टूरिस्ट वगैरह के तौर पे भी देखा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि खुसरो का जो मकबरा है, इसे हम लोग खुसरो बाग भी कहते हैं, वहां पे खुसरो बाग, ठीक है। तो खुसरो का जो मकबरा है वो आपके इलाहाबाद में है। कहां पर है मेरे भाई, मेरे दोस्त? इलाहाबाद में है, ठीक है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप देखोगे और भी चीजें अगर आप यहां पर देखना चाहो, देखो अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, खासकर 2025 वालों के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज जो है कि पूरा लिख लिख के पढ़ा के समझाऊंगा। तो मेरे भाई पेपर 5 और पेपर 6 दोनों भूल जाओ कि वो कंप्लीट हो पाएगा, समय इतना नहीं है। इसीलिए मैं इस नोट्स के माध्यम से आपको डिक्टेट करा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। और जिनके पास ये नोट्स नहीं है और लगता है कि इनको कुछ पॉइंट आउट करना चाहिए, तो आराम से आप जूम करके इसके जो है कि पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, जैसा ठीक लगे। टाइम कंज्यूमिंग अगर लगता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो चुपचाप नोट्स खरीद लो। अगर लगता है कि नहीं सर हम नोट्स बना लेंगे, तो बिल्कुल सही है, अच्छे से पॉइंट वाइज आप इन चीजों को बना लो। तो ये सारी चीजें फिर शाहजहां औरंगजेब वगैरह के बारे में है। तो यहां तक हमने पूरा मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया। अपना अगला जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है आधुनिक भारत के बारे में। और आधुनिक भारत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के पतन के बारे में। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी हो गई आपकी, एंशिएंट और मिडिवल जो है कि आपका कंप्लीट हो गया है। और बाकी नोट्स की डिटेल फिर से मैं दिखाता हूं, बाद में आप लोग परेशान मत होना। ये नंबर यहां पर भी दिया हुआ है, ये नंबर यहीं पर सेम लिख दिया है। केवल आपको क्या करना है मेरे भाई, बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरी टीम को जो भी क्वेरीज पूछोगे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। कॉल वगैरह आप लोग अगर करोगे तो शायद नहीं उठेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती है, तो वो भी लोग भी अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, तो इतना नहीं हो पाएगा। इसलिए मैसेज का रिप्लाई आराम से मिल जाता है, आधे पौन घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाता है। ज्यादातर तो तुरंत ही कर देते हैं, क्योंकि रिप्लाई करने में उतना टाइम लगता है जितना कॉल उठा के बात करना, सारी चीजें होती है, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होती है तो आप व्हाट्सएप टीम से पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।